अप्लाइड पढ़ेंगे उसमें करते हैं बात। एक्चुअली देखिए मेडिसिन हाइपो या हाइपर थायरॉक्सिन की बात नहीं है। जैसे कि देखो हाइपर थायरॉयडिज्म में क्या हो रहा है कि सिक्रीशंस बढ़ रहे हैं ना, हार्मोन्स के, थायराइड हार्मोन्स के सिक्रीशंस बढ़ रहे हैं, ठीक। और हाइपो में क्या होता है, सिक्रीशंस थायराइड हार्मोन्स के कम हो जाते हैं। चलिए अभी अपन उसी पे बात कर लेते हैं, अप्लाइड पढ़ ही लेते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगी वो चीज। क्या नाम से आप? फिर आगे अपन जो है पैराथायराइड पढ़ेंगे, पढ़ा देते हैं, अप्लाइड पढ़ा ही देते हैं अपन। चलिए अप्लाइड की बात करें। उम्र अप्लाइड किसकी? थायराइड ग्लैंड की अप्लाइड। देखो आ गए सभी लोग, शुरू करें। क्यों क्यों पड़ रहा है? चलिए देखिए, अब दो तरह की अप्लाइड यहाँ पर हो सकती है। हम थायराइड ग्लैंड पढ़ रहे हैं, या तो सिक्रीशंस बढ़ सकते हैं थायराइड ग्लैंड के, या फिर थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस कम हो सकते हैं, है ना। हम जानते हैं जब सिक्रीशंस बढ़ते हैं तब हम उसको बोलते हैं हाइपर, और सिक्रीशंस जब कम होते हैं तब इसे हम बोलते हैं हाइपो। तो या तो हाइपर होगा, हाइपर थायरॉयडिज्म, बुखार तेज तो नहीं आ? नाम से ही समझ में आ रहा है सिक्रीशंस जो है बढ़ गए हैं, हाइपर हो गए, है ना, थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस बढ़ गए, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, इंक्रीज सिक्रीशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड। इंक्रीज हाइपर थायरॉयडिज्म का जो है मतलब क्या हुआ, इंक्रीज सिक्रीशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस जो है वो बढ़ गए। इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म। अब ये जो है हाइपर थायरॉयडिज्म किस कारण से हो सकता है, या कौन सी डिसीज में हमें हाइपर थायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा। जनरली जो है दो डिसीज ऐसी होती है ना, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस डिसीज में हाइपर थायरॉयडिज्म। एक्चुअली हाइपर थायरॉयडिज्म क्या है, एक कंडीशन है ना, मतलब यदि सिक्रीशंस बढ़ रहे हैं तब इसके लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं हाइपर थायरॉयडिज्म, कोई डिसीज का नाम नहीं है। हाइपर थायरॉयडिज्म कोई डिसीज का नाम नहीं है, ये डिसीज के अंदर दिखने वाला एक क्या है, क्लिनिकल फीचर्स है ना। तो जनरली दो डिसीज ऐसी हैं जिनके अंदर हमें ये फीचर्स दिखाई देता है, या हम बोल सकते हैं कॉज के हाइपर थायरॉयडिज्म किस कारण से होता है, या तो हम कॉज बोल लो या फिर बोल लो कि कौन सी डिसीज में ये दिखेगा। तो पहले नंबर की जो डिसीज है वो है हमारी ग्रेव डिसीज, है ना, ग्रेव डिसीज, GRAV, ग्रेव डिसीज एक डिसीज का नाम है, उस डिसीज को कहा जाता है ग्रेव डिसीज। और ग्रेव डिसीज के अंदर होता क्या है, हमें सिक्रीशंस बढ़े हुए दिखते हैं, हाइपर थायरॉयडिज्म के जो है थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस हमें यहाँ पर बढ़े हुए दिखते हैं। अब ये ग्रेव डिसीज क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है। ऑटो इम्यून डिसीज मींस, है ना, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड एक डिसीज है। एक्चुअली देखिए होता क्या है इस डिसीज में, ग्रेव डिसीज में हम जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन, मान लो ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है ना, इसके ऊपर जो है TSH एक्ट करता है ना, ये हम पढ़ चुके हैं। TSH जो कि कहां से निकल रहा है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH निकलता है और TSH एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पर, और थायराइड ग्लैंड क्या करती है फिर T3, T4 या फिर कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करती है। ये फिनोमेना हम जान चुके हैं ना स्टार्टिंग में। पिट्यूटरी ग्लैंड पहले क्या निकालेगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकालेगी, ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा। अब थायराइड ग्लैंड T3, T4 यहाँ पर निकालती है। अब लेकिन इस डिसीज में क्या हो रहा है, इस ग्रेव डिसीज में क्या देखने को हमें मिलता है ना, जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स हम जानते ही हैं हमारा इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं एक तरह की वो एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं, बी लिम्फोसाइट, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, थायराइड ग्लैंड एक्ट नहीं कर रहा है,
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे बी लिम्फोसाइट से, जो कि हमारे ब्लड में होंगे, है ना, बी लिम्फोसाइट। ये बी लिम्फोसाइट्स क्या है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, हमारी इम्यून पावर में हेल्प करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होगा, ये बी लिम्फोसाइट्स एक तरह से क्या बनाने लगते हैं, हाँ एक नंबर है, एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं बी लिम्फोसाइट्स हमारे, ठीक है ना। ये एंटीबॉडीज कौन सी होती है, ऑटो इम्यून, मतलब ऑटोमेटिकली बन जाती है, ऑटो इम्यून एंटीबॉडी हम इसको कहते हैं। पूरा लिख देते हैं इसका, ऑटो इम्यून एंटीबॉडी। तो ये बी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, ये बी लिम्फोसाइट्स एक एंटीबॉडी बना रहे हैं। इस एंटीबॉडी को हम बोल रहे हैं ऑटो इम्यून एंटीबॉडी, ठीक है ना। इस एंटीबॉडी को हम TSABS, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, TSABS। इस एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं TSABS, ठीक है ना। मतलब यदि हमारे ब्लड में TSABS का स्तर या इसका लेवल यदि दिखाई दे रहा है, तो मतलब ये वैसे जनरली दिखता नहीं है ना। ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में पाई नहीं जाती जनरली, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब किसी को ग्रेव डिसीज से जो है अफेक्ट रहेगा, तब उसकी बॉडी की जो बी लिम्फोसाइट रहेगी, जिसे हम ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं TSABS से। तो ये हमारे ब्लड में बनने लगती है, और बना कौन रही है, बी लिम्फोसाइट। अब ये एंटीबॉडी करती क्या है, ये एंटीबॉडी हमारे थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करने लगती है, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगी, और हमारा थायराइड ग्लैंड क्या निकालने लगता है, हमारा थायराइड ग्लैंड ज्यादा मात्रा में T3 और T4 को क्या करने लगता है, सिक्रीट करने लगता है। इस डिसीज को हम बोलते हैं ग्रेव डिसीज। तो ग्रेव डिसीज में हमें ये वर्ड याद रखना जरूरी है कि बी लिम्फोसाइट्स जो होती है, बी लिम्फोसाइट्स ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बनाने लगती हैं। ये ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज एक्चुअली कर क्या रही हैं, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करने लगती हैं। मतलब कौन सा काम कर रही हैं, जो काम TSH कर रहा था हमारे शरीर में। TSH जो है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा था, ये TSH कहाँ से निकल रहा था, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा था। तो ये TSH कर क्या रहा था, थायराइड ग्लैंड को एक्टिव कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, फिर T3 T4। लेकिन इस डिसीज में क्या हो रहा है, ग्रेव डिसीज में क्या हो रहा है कि बी लिम्फोसाइट ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बना रही है। इस ऑटो इम्यून एंटीबॉडी को हम TSABS से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये TSABS क्या करने लगता है, थायराइड ग्लैंड को कुछ हाइपर जो है स्टिमुलेट कर देता है। मतलब जो हमारा TSH है, ये जितने अमाउंट में स्टिमुलेट करना है वैसा ही करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो क्या है, एंटीबॉडीज नहीं है, तो ये क्या है, कुछ ज्यादा अमाउंट में स्टिमुलेट कर देगा, कुछ एक्सेसिव अमाउंट में स्टिमुलेट कर देता है, जिस कारण से थायराइड ग्लैंड क्या करती है, T3 और T4 का सिक्रेशन ज्यादा कर देती है। जब T3 और T4 का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, तब कौन सी डिसीज हो जाती है, ग्रेव डिसीज हो जाती है। इस डिसीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेव डिसीज बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया कि ग्रेव डिसीज। सर समझ में तो आ गया, लेकिन जब ये T3 T4 का सिक्रेशन ज्यादा होगा, बढ़ेगा, तो TSH कम होगा ना। किसका, नहीं, देखिए एक्चुअली ये होता है नॉर्मल फिनोमिना का। आप जो बात बता रहे हैं कि जब भी T3 T4 का सिक्रेशन बढ़ता है तो TSH का सिक्रेशन कम हो जाता है, लेकिन ये जब व्यक्ति नॉर्मल है ना, जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, जब हमारे बॉडी में T3 T4 का सिक्रेशन मान लो थायराइड ग्लैंड ज्यादा कर दे, तब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, हमने याद करिए बताया था, एक जल्द यहाँ वो भी बता देते हैं, ठीक है ना। याद करिए हमने क्या बताया था, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमने बताया था ना, कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, मान लो TSH सिक्रीट कर रही है, ये TSH कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड पर एक्ट कर रहा है, तो थायराइड ग्लैंड क्या निकाल रही है, T3 T4। अब मान लो T3 T4 का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, तो ये मैसेज कहाँ पहुंच जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर देती है, TSH का सिक्रेशन कम कर देगी। TSH का जो है सिक्रेशन कम हो जाएगा। क्यों कम कर रही है, ताकि थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट ना रहे फिर, क्योंकि TSH कर क्या रहा है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है।
जब टीएसएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होना बंद हो जाएगी, तो T3 T4 का सिक्रीशन भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो ये तो नॉर्मल फिनोमेना में हो रहा है। मतलब अगर पर्सन नॉर्मल है, यदि उसको ग्रेव डिसीज नहीं है या किसी तरह से थायराइड से रिलेटेड कोई डिसीज नहीं है, तब ये जो है फिनोमेना चलता है कि T3 T4 का सिक्रीशन यदि हमारे बॉडी में बढ़ जाए तो टीएसएच का सिक्रीशन कम हो जाएगा। और सेम इसका उल्टा भी होता है कि यदि T3 T4 का सिक्रीशन कम हो रहा है तब टीएसएच का सिक्रीशन बढ़ जाता है ना। आ रही बात समझ में? ये नॉर्मल में होता है, लेकिन हम यहाँ पर अभी अप्लाई जी सर, समझ में आ गया। लेकिन सर थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो दोनों की स्टडी की जाती है ना सर, दोनों को टेस्ट होता है इसमें। किसकी स्टडी? जो T3 T4 थायराइड फंक्शन टेस्ट में T3 T4 दोनों की ही स्टडी की जाएगी। T3 T4 जी सर, थैंक यू। तो ये रहा हमारा ग्रेव डिसीज। एक बार फिर से जल्दी से सुनिए कि नॉर्मल फिनोमेना में क्या हो रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड टीएसएच निकालती है, ये टीएसएच थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करती है और थायराइड ग्लैंड फिर T3 T4 का नॉर्मल अमाउंट निकालेगी। लेकिन ग्रेव डिसीज में क्या होने लगता है, ग्रेव डिसीज में जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये बी लिम्फोसाइट्स एक तरह की एंटीबॉडीज बनाने लगते हैं। इस एंटीबॉडीज को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून एंटीबॉडी, और इसको रिप्रेजेंट हम किससे कर रहे हैं, TSABS। यदि ये TSABS हमारे शरीर में बनने लगे, और ये बना कौन रहा है, बी लिम्फोसाइट, तब क्या होगा, थायराइड ग्लैंड एक्स्ट्रा स्टिमुलेट हो जाती है। एक्स्ट्रा स्टिमुलेट हो जाएगी तो वो एक्स्ट्रा T3 और T4 का सिक्रीशन करने लगेगी। इस कारण से होने क्या लगेगा, इस कारण से यदि ये हो रहा है तो इससे हम क्या बोलते हैं, ग्रेव डिसीज। मतलब यदि एग्जाम में ग्रेव डिसीज के बारे में पूछा जाए तब हमें पता होना चाहिए ये बी लिम्फोसाइट्स ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बनाती है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड एक्स्ट्रा स्टिमुलेट हो जाती है। ठीक है ना। तो हाइपोथायरॉयडिज्म हमें किस में देखने को मिल रहा है, पहला हो गया हमारा ग्रेव डिसीज। देन दूसरी डिसीज क्या हो सकती है, थायराइड एडिनोमा। दूसरी डिसीज का क्या नाम है, थायराइड एडिनोमा। इसको मिटा दें। दूसरी डिसीज है, ग्रेव डिसीज हमने पढ़ लिया। ग्रेव डिसीज के बाद दूसरी डिसीज जिस कारण से हमें हाइपरथायरॉयडिज्म देखने को मिलेगा उसे हम बोलते हैं क्या, थायराइड एडिनोमा। बी कौन सी हो गई, थायराइड एडिनोमा। थायराइड एडिनोमा, यदि थायराइड एडिनोमा हो जाए तो थायराइड एडिनोमा में भी हमें क्या देखने को मिलता है, सिक्रीशंस बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। अब थायराइड एडिनोमा नाम से ही समझ में आ रहा है, एडिनोमा, ओमा जहां वर्ड आपको दिख जाएगा कहीं भी लास्ट में, यदि आपको ओमा वर्ड दिखता है, ठीक है ना। यदि आपको सफिक्स में, एक तो होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो आगे लगता है, जैसे हाइपर, ये प्रीफिक्स है, और ओमा जो बाद में लगाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं सफिक्स। तो यदि आपको ओमा सफिक्स कहीं दिखता है, कहीं भी आपको ओमा वर्ड दिखे, तो इस ओमा का मतलब होता है स्वेलिंग या ट्यूमर। स्वेलिंग बोल सकते हैं, ट्यूमर भी बोल सकते हैं, ट्यूमर, ठीक है ना। अब ये ट्यूमर मैलिग्नेंट भी हो सकता है। मैलिग्नेंट मतलब डेंजरस, कार्सिनोमा है ना, जैसे कैंसर हुआ, मैलिग्नेंट होता है। या फिर बिनाइन भी हो सकता है। बिनाइन मतलब जो कि डेंजर नहीं होता, क्योंकि नॉन कैंसरस। लिम्फोसाइट बढ़ने कंडीशन में लिम्फोमा कहते हैं। शांत रहिए, पहले सुन लीजिए क्या बता रहे हैं आप लोग। बीच बीच में प्लीज डिस्टर्ब ना करा करिए, लिंक टूटती है फिर आपकी भी और हमारी, हम दोनों की ही लिंक टूटती है। हम हमारी ही बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की भी लिंक टूट जाती है उससे, ठीक है ना। तो थायराइड एडिनोमा में क्या हो रहा है हमें समझ में आ रहा है। एडिनोमा मतलब थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाना, ट्यूमर हो जाना। यदि थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर हो जाता है, और यदि ट्यूमर हो रहा है, अब ये ट्यूमर किसी भी कारण से हो सकता है ना, या तो हो सकता है कोई इंजरी हुई है, या फिर हो सकता है कि कोई वहां पर इन्फ्लामेशन के कारण ट्यूमर हुआ है, या फिर वो ट्यूमर जो है वो कैंसरस भी हो सकता है या नॉन कैंसरस भी हो सकता है। तो यदि थायराइड ग्लैंड में कोई भी ट्यूमर जनरेट हो रहा है, और उस ट्यूमर यदि जनरेट होता है, तब इस कंडीशन को हम क्या बोलने लगते हैं, थायराइड एडिनोमा। अब ट्यूमर ये कैंसरस भी हो सकता है और नॉन कैंसरस भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशन की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यदि थायराइड ग्लैंड में कोई ट्यूमर जनरेट हो जाए तब क्या होने लगेगा, यदि ट्यूमर जनरेट हो जाएगा तब हाइपरथायरॉयडिज्म हम उसको कहने लगेंगे। मतलब ट्यूमर के कारण भी थायराइड ग्लैंड T3 और T4 का सिक्रीशन ज्यादा करने लगती है, ठीक है ना। तो हाइपरथायरॉयडिज्म हमें मेनली
दो कंडीशन में दिखाई दे सकता है मेनली। ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, ग्रेव डिसीज और थायराइड एडिनोमा। यदि किसी को ग्रेव डिसीज हो रही है या फिर थायराइड एडिनोमा हो रहा है, तब हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन देखने को मिलेगी। अब आप याद रखिएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म कोई डिसीज नहीं है ना, हम बार बार बोल रहे हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म डिसीज का नाम नहीं है, डिसीज तो ये है। हाइपरथायरॉयडिज्म एक तरह का क्लिनिकल फीचर हम बोल सकते हैं कि मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है, सिक्रीशंस बढ़ जाना, थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस बढ़ जाना। ठीक, अब क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं इन दोनों डिसीज का हम कंबाइन पढ़ लेते हैं, है ना। मतलब यदि किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म दिखाई दे रहा है, किसी में यदि हमें हाइपरथायरॉयडिज्म फीचर्स दिखाई देता है, तब क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, पहला सिम्टम्स क्या रहेगा, इंटॉलरेंस टू हीट। इंटॉलरेंस टू हीट, इंटॉलरेंस मतलब पर्सन, पेशेंट हीट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इंटॉलरेंस ऑफ हीट, हीट उससे बर्दाश्त नहीं होगी, गर्मी उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, जरा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। कब, यदि किसी को ग्रेव डिसीज हो जाए या फिर क्या हो जाए, थायराइड एडिनोमा हो जाए, है ना। तो इंटॉलरेंस टू हीट। क्यों नहीं होती गर्मी बर्दाश्त, ड्यू टू, क्योंकि हमने बताया था कि जो है T3 T4 करता क्या है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो यदि T3 और T4 ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तब क्या होगा, एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस करेगी, ड्यू टू प्रोड्यूस हीट, ड्यू टू प्रोड्यूस हीट। क्योंकि बॉडी क्या कर रही है, T3 T4 ज्यादा सिक्रीट हो रहा है ना, तो बॉडी ऑलरेडी हीट को प्रोड्यूस कर रही है। अब उससे बाहर से यदि कोई हीट आ रही है ना, जैसे कि सनरेज हुआ या सन की भी हीट उससे बर्दाश्त नहीं होती, बाहर धूप में जाएगा तो वो हीट उससे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी ही उसका इतना हीट प्रोड्यूस कर रही होती है। तो इंटॉलरेंस ऑफ हीट, ये इसका मेन फीचर है, मेन फीचर्स की बात कर रहे हैं। दूसरा, सीधी सी बात है, हीट प्रोड्यूस कर रही है बॉडी, तो उसको पसीना भी बहुत ज्यादा आता है, इंक्रीज स्वेटिंग। एक सिम्टम दूसरे सिम्टम से जुड़ा हुआ होता है, आप लोग सिम्टम्स को बढ़ाने के लिए इस तरह से भी हम थोड़ा सा अपना माइंड लगा सकते हैं कि सीधी सी बात है, जब हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसको स्वेटिंग भी बहुत ज्यादा होगी, इंक्रीज स्वेटिंग। देन डिक्रीज बॉडी वेट, बॉडी का वेट जो है वो डिक्रीज हमें देखने को मिलता है, उसका बॉडी वेट डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज बॉडी वेट। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज बॉडी वेट हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि हमने फंक्शंस जब पढ़े थे तो याद करिए, हमने बताया था कि क्या करता है T3 T4 करता क्या है, जो हमारे बॉडी का फेट होता है उसको मोबिलाइज कर देता है, मतलब उसको कहीं जमा नहीं होने देता। अब यदि सिक्रीशंस ज्यादा हो जाएंगे तो ये पूरी तरह से मोबिलाइज कर देगा, कहीं मतलब जो फेट जहां जमा होना भी चाहिए, ठीक है ना, उसको भी जमा नहीं होने देगा। अब ऐसा तो है नहीं ना कि हर जगह से उसको हटाना है फेट को, हमारे बॉडी में फेट की भी जरूरत है, उसको कहीं कहीं जो है इमोबिलाइज भी होना जरूरी है ना। तो वो क्या कर रहा है, T3 T4 जितना भी हमारे बॉडी का फेट है सबको मोबिलाइज कर देगा, क्योंकि सिक्रीशंस ज्यादा हो रहा है तो वो मोबिलाइज कर देगा, वो मोबिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज बॉडी वेट होगा, उसका बॉडी का वेट कम होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि फेट बचेगा ही नहीं बॉडी में, ठीक है ना। देन डायरिया भी यहाँ पर देखने को मिलता है, डायरिया ये भी इसका एक मोर प्रोमिनेंट फीचर है, कि पर्सन को डायरिया देखने को मिलेगा, बार बार डायरिया होगा। डायरिया भी इसलिए होता है क्योंकि हमने ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि जीआई ट्रैक्ट पर भी काम करता है ना हमारा T3 T4, ठीक है। तो अब यहाँ पर जीआई ट्रैक्ट पर एक्स्ट्रा काम होने लग गया है, क्योंकि T3 T4 जो है वो ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो वो जीआई ट्रैक्ट पर क्या कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, मोटिलिटी बढ़ा दे रहा है ना। तो मोटिलिटी बढ़ जाती है, जीआई ट्रैक्ट की मोटिलिटी बढ़ जाती है, इस कारण से होता क्या है, डायरिया यहाँ पर देखने को मिलता है। देन मसल्स वीकनेस या मस्कुलर वीकनेस भी हम बोल सकते हैं, एक और फीचर्स यहाँ पर मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस, पेशेंट में जो है मस्कुलर वीकनेस दिखाई देगी, मसल्स वीकनेस दिखाई देगी। ये मसल्स वीकनेस क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रोटीन हमने बताया था ना, है ना। अब देखिए जितने भी सिम्टम्स हैं, यदि हमें फंक्शंस पता है T3 T4 के, यदि हमें फंक्शंस पता है कि T3 T4 करता क्या है, तो हमें सिम्टम्स भी पता आसानी से चल जाएंगे, है ना।
तो एक फंक्शन हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोटीन पर भी काम कर रहा होता है ना, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है एक्चुअली, प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से तोड़ेगा, है ना। अब मान लो यदि क्या हो जाए, यदि मान लो T3 T4 का सिक्रेशन ज्यादा हो जाए तो प्रोटीन बहुत जल्दी जल्दी टूटेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में टूटने लगेगा, मतलब प्रोटीन का केटाबॉलिज्म होने लगेगा। तो प्रोटीन केटाबॉलिज्म के कारण मसल्स में हमें वीकनेस दिखाई देती है ना। अब मसल्स में वीकनेस दिखाई देगी तो एक्सट्रीम फैटिग, फैटिग मतलब बहुत ज्यादा थका हुआ सा पेशेंट रहेगा, एक्सट्रीम फैटिग, बहुत जल्दी जो है वो थक जाएगा, एक्सट्रीम फैटिग नेस दिखाई देगी या फैटिग होगी। इनएबिलिटी टू स्लीप, नेक्स्ट फीचर है इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाएगा, है ना। सोने के लिए भी हमने देखा था फंक्शन कि नींद के लिए भी T3 T4 जो है एसेंशियल होता है एक अच्छी नींद के लिए। अब जब ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो वो रेस्टलेसनेस रहेगा तो वो प्रॉपर तरीके से उसको नींद भी नहीं आएगी, वो ट्रेमर दिखाई देंगे, ट्रेमर भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, कप सी आएगी, ट्रेमर से दिखाई देंगे। और एक और लास्ट फीचर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, टेकीकार्डिया, हार्ट का याद करिए, हमने बताया था हार्ट रेट को मेंटेन कर रहा है। अब ज्यादा सिक्रेट होगा तो इंक्रीज हार्ट रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेकीकार्डिया। तो यहाँ पर हमें टेकीकार्डिया दिखाई देता है, टेकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट को बोला जाता है टेकीकार्डिया। तो इतने फीचर, इतने सिम्टम्स हमें किसमें दिखाई देते हैं, ग्रेव डिसीज में और थायराइड एडिनोमा में, मतलब किसमें, हाइपरथायरॉयडिज्म में। यदि किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है तब ये सब सिम्टम्स के बेस पर जो है हम डायग्नोज कर सकते हैं। और डायग्नोज तो फिर नहीं है ना, डायग्नोज तो प्रॉपर जब हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो ही डायग्नोज होगा, लेकिन ये यदि सिम्टम्स आ रहा है तब हम उसको लैब इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेज सकते हैं कि जो है हम हाइपरथायरॉयडिज्म का पता लगा सकते हैं कि उसको हाइपरथायरॉयडिज्म है या नहीं है। तो ये कहानी रही हमारी हाइपरथायरॉयडिज्म। समझ में आया? आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब बात करते हैं हाइपो की। तो ये कहानी थी हमारी हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें ग्रेव डिसीज और थायराइड एडिनोमा, ये दो डिसीज हमने मेनली इसमें पढ़ी। अब सेम इसका उल्टा हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म नेक्स्ट डिसीज का नाम है हमारा, या नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स है, क्लिनिकल फीचर्स कहें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये डिसीज नहीं है, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हाइपो का मतलब होता है कम होना, थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड के सिक्रीशंस कम हो जाना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं डिक्रीज सिक्रीशंस, यहाँ पर है डिक्रीज सिक्रीशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, डिक्रीज जो है सिक्रीशंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, यहाँ पर सिक्रीशंस जो है वो कम हो जाते हैं। अब देखिए कब कम होंगे डिक्रीज सिक्रीशंस, यहाँ भी दो कंडीशंस देखने को हमें मिलती हैं, ठीक है ना। डिक्रीज सिक्रीशंस में भी हमें दो कंडीशंस देखने को मिलती है, एक कंडीशंस को हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सोडीमा, यहाँ भी दो कंडीशन, एक है मिक्सोडीमा और दूसरी है, पहली है मिक्सोडीमा, जैसे हमने वहां पर देखी थी ना, दो थी, ऐसे ही यहाँ पर भी दो हैं, तो आप लोगों को याद करने में भी आसानी रहेगी कि वहां मतलब दोनों में दो दो कंडीशन है। एक है क्रिटिनिज्म, क्रिटिनिज्म, तो यहाँ भी दो डिसीज ऐसी हैं, मिक्सोडीमा और क्रिटिनिज्म, ठीक है ना। इन दोनों में हमें क्या देखने को मिलता है, हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। अब देखिए कुछ नहीं है एक्चुअली, यदि सिक्रीशंस, इसके सिक्रीशंस, थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस यदि एडल्ट के अंदर, एडल्ट में कम हो रहे हैं, एडल्ट में यदि कम हो रहे हैं तब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्सोडीमा बोलते हैं। यदि कोई एडल्ट है ना, अगर एडल्ट व्यक्ति में, एडल्ट पेशेंट में, एडल्ट पर्सन में थायराइड ग्लैंड अपने सिक्रीशंस को कम कर देती है
तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं मिक्सोएडीमा। ठीक है ना। एडीमा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे कि क्या क्या फीचर्स देखने को हमें मिलते हैं, है ना। स्वेलिंग देखने को मिलती है, इसलिए हम इसको एडीमा बोल रहे हैं ना। उद्देन यदि बच्चों में कम हो जाए, बच्चों में मतलब एडल्ट से जो छोटा है, मतलब बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, है ना, जो इन्फांट होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, यदि उनके अंदर सिक्रीशंस कम है, इन्फांट के अंदर, चाइल्ड में यदि सिक्रीशंस कम हो रहे हैं, तब इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। मतलब याद रखना, क्रिटिनिज्म वर्ड बच्चों के लिए यूज कर रहा है, मतलब जो एडल्ट नहीं है। और मिक्सोएडीमा हम एडल्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो दोनों में हो क्या रहा है, सिक्रीशंस कम हो रहा है, थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशंस कम हो रहा है। यदि थायराइड ग्लैंड अपने सिक्रीशंस बच्चों में कम कर देती है, यदि वो बच्चा है तब हम उसको क्रिटिनिज्म बोलते हैं, और यदि वो एडल्ट है तब हम उसको मिक्सोएडीमा बोलते हैं। ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, मिक्सोएडीमा क्या है, एक जनरलाइज, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, एक एडिमेटस अपीयरेंस देखने को मिलता है। मिक्सोएडीमा में हम क्या देखने को हमें मिलेगा, मिक्सोएडीमा की यदि हम बात करें, जनरलाइज एडिमेटस अपीयरेंस। जनरलाइज एडिमेटस अपीयरेंस का मतलब होता है कि बॉडी में हमें स्वेलिंग दिखाई जो है देती है, यहाँ पर स्वेलिंग ज्यादा दिखाई देगी। जैसे फेस पर मेन फीचर्स इसका क्या है, स्वेलिंग ऑन फेस, स्वेलिंग ऑन फेस। यदि फेस पर स्वेलिंग आ रही है, ठीक है ना, पूरे फेस पर स्वेलिंग से दिखाई देगी, तो स्वेलिंग ऑन फेस। दूसरा फीचर्स हो सकता है नॉन पिटिंग एडीमा। यहाँ पर हमें एडीमा दिखाई देगा जो कि नॉन पिटिंग रहेगा। नॉन पिटिंग, दो तरह का एडीमा होता है, एक होता है पिटिंग एडीमा और दूसरा होता है नॉन पिटिंग एडीमा। अब पिटिंग एडीमा और नॉन पिटिंग एडीमा का क्या मतलब हुआ, पिटिंग एडीमा का मतलब होता है, ठीक है ना, यदि मान लो किसी को एडीमा है, मान लो यहाँ पर हाथ में किसी को एडीमा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिंगर रखेंगे, है ना, लगभग 5 से 10 सेकंड हम फिंगर रखेंगे और फिर हटा देंगे, तो वहां जो है एडीमा को हम क्या बोल रहे हैं, पिटिंग। ठीक है ना, मतलब पिटिंग वहां पर देखने को, एक डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। थोड़ी देर हम जैसे यहाँ पर उंगली रखी, जहां पर किसी को एडीमा था, हमने यहाँ पर फिंगर रखी 5 से 10 सेकंड और फिर फिंगर्स को हमने हटाया, तो वहां पर हमें गड्ढा सा दिखाई देगा। इस तरह के जो एडीमा को हम पिटिंग एडीमा बोलते हैं। और सेम यदि गड्ढा नहीं बन रहा है तो इसे हम नॉन पिटिंग एडीमा कहेंगे। मतलब हम यहाँ पे उंगली तो रखेंगे, ठीक है ना, यदि हाथ पे स्वेलिंग हम उंगली तो रखेंगे 5 से 10 मिनट, लेकिन हटाएंगे तो वहां पे डिप्रेशन नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह के एडीमा को हम क्या बोलते हैं, नॉन पिटिंग एडीमा। तो नॉन पिटिंग एडीमा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। देन एथेरोस्क्लेरोसिस, एक चीज यहाँ पर और दिखाई देती है, एथेरोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग हो जाना। मतलब ये मान लो कोई ब्लड वेसल से, ये कोई ब्लड वेसल से ये हार्ड हो जाए, मतलब ये जो इसके अंदर की जो लेयर होती है ना, यहाँ पर क्या हो जाए, ये हार्ड हो जाए। हार्ड हो जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे ये नैरो हो जाएगी, ठीक है ना, मतलब रास्ता क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है ना। देन अब सीधी सी बात है, एथेरोस्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा तो हाइपरटेंशन भी देखने को मिलेगा, इंक्रीज बीपी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस से हार्डनिंग हो गई तो बीपी भी बढ़ जाएगा वहां पर, इंक्रीज बीपी। देन बीपी तो यहाँ पे इंक्रीज है ही, साथ में और क्या होगा, बॉडी वेट भी यहाँ पर बढ़ेगा। वहां पर बॉडी वेट कम हो रहा था, इसमें हाइपर में बॉडी वेट कम हो रहा था, यहाँ पर बॉडी वेट बढ़ जाएगा, बॉडी वेट इंक्रीज। सेम उसका उल्टा हो रहा है, वहां पर बॉडी वेट कम हो रहा था, क्योंकि क्यों हो रहा था कम, हमने बताया है ना, क्योंकि फेट जो है वहां पर ज्यादा टूट रहा था, यहाँ पर मतलब मोबिलाइज हो रहा था। अब यहाँ पर जब T3 T4 का सिक्रीशन ही नहीं हो रहा है या कम अमाउंट में हो रहा है, तो सीधी सी बात है फेट जो है बॉडी में डिपोजिट होता जाएगा, वो मोबिलाइज ही नहीं होगा, वो यूटिलाइज ही नहीं होगा। तो बॉडी में जब फेट जो है फेट जो है जब मोबिलाइज नहीं होगा तो बॉडी वेट बढ़ेगा, सीधी सी बात है। देन मेंटल
रिटार्डेशन देखने को मिलता है। हमने याद करिए बताया था कि ये हमारी इंटेलिजेंसी को भी क्या करता है ना, इंटेलिजेंसी को भी अफेक्ट करता है। तो यदि ये नहीं होगा तो मेंटल रिटार्डेशन मतलब मेंटल ग्रोथ नहीं जो है मिलती यहाँ पर, मेंटल रिटार्डेशन या स्लगिशनेस, मेंटल स्लगिशनेस भी बोल सकते हैं। तो मेंटल स्लगिशनेस या रिटार्डेशन से यहाँ पर मतलब मेंटल ग्रोथ नहीं होगी यदि मान लो बच्चों को हुआ है ना, जैसे क्रिटिनिज्म में हमें क्या देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन मींस ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है, मेंटल रिटार्डेशन नहीं मतलब जो है। और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है यहाँ पर, कॉन्स्टिपेशन वहां पर डायरिया देखने को मिल रहा था, तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। सेम उसका उल्टा ही है लगभग, है ना, वहां पर जो है डायरिया देखने को मिल रहा था, यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है सिम्टम हमें किस में देखने को मिल रहा है, मिक्सोएडिमा में, ठीक। मिक्सोएडिमा में जनरली हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और ये सिम्टम्स हमें सिर्फ मिक्सोएडिमा में नहीं क्रिटिनिज्म में भी देखने को मिलेंगे, यही सिम्टम्स हमें क्रिटिनिज्म में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। देन अब यदि बात करें क्रिटिनिज्म की, तो क्रिटिनिज्म में 2-3 सिम्टम्स और नए देखने को मिलेंगे जो कि हमें एडिमा में मिक्सोएडिमा में देखने को नहीं मिलेंगे, तो वो हम अलग से यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पर हमें जो है स्केलेटल ग्रोथ अफेक्ट मिलेगी, है ना, बच्चा है तो उसकी जो बोन की ग्रोथ जो है वो अफेक्टेड रहेगी। अब देखो मिक्सोएडिमा में ये था बिल्कुल। चलिए तो इस तरह से जो है हमें यहाँ पर सर आपने जैसे क्रिटिनिज्म चालू किया वैसे सर आवाज बंद हो गया था आपका ना, वहां से सर रिपीट क्रिटिनिज्म क्या हुआ सर 10 मिनट से आपकी आवाज अच्छा आवाज हमारी आ नहीं रही थी क्या? नहीं हमारी आवाज नहीं आ रही थी सर, 15 मिनट हो गए। अरे इसलिए आपको कॉल भी किया, क्रिटिनिज्म पढ़ा ना, क्रिटिनिज्म वहां से पढ़ाइए सर, क्रिटिनिज्म चलिए सुनिए, हाँ चलिए सुन लीजिए फिर से हम पढ़ा देते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मिक्सोएडिमा तो हमने देख लिया, मिक्सोएडिमा एडल्ट में देखने को मिल रहा है, जहां पर हमें क्या क्या स्वेलिंग ऑन फेस पे स्वेलिंग दिखाई दे रही है, नॉन फिटिंग एडिमा, एथेरोस्क्लेरोसिस और इंक्रीज बीपी, बॉडी वेट, ये सब तो आपने देख लिया। अब बात हम करते हैं क्रिटिनिज्म जो होता है ये जनरली बच्चों में देखने को मिलता है। अब बच्चों में देखने को मिल रहा है तो सीधी सी बात है, तो उसमें कुछ सिम्टम्स हमें अलग भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें अफेक्टेड स्केलेटल ग्रोथ, है ना, जो हमारे बोन की ग्रोथ होती है, बच्चे के बोन की जो ग्रोथ होगी वो अफेक्टेड रहेगी, ठीक, मींस वहां पर प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। अब ये सिम्टम हमें मिक्सोएडिमा में दिखाई नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये मिक्सोएडिमा तो एडल्ट में हो रहा है ना, और एडल्ट में हो रहा है तो ऑलरेडी उसकी बोन की ग्रोथ तो हो चुकी होगी, एडल्ट होने के बाद उसके सिक्रीशंस कम हुए हैं थायराइड ग्लैंड के, इसलिए ये अफेक्टेड स्केलेटल ग्रोथ सिर्फ बच्चे में देखने को मिलती है। एक और हमने एक नया सिम्टम जोड़ा है, क्रेकिंग साउंड व्हाइल क्राइंग, मतलब जब बच्चा रोएगा, जब बच्चा रोता है तो थोड़ा सा क्रेकिंग साउंड आता है उसका, मतलब थोड़ा सा हस्की टाइप का, क्रेकिंग टाइप का साउंड हमें सुनाई देगा। इसके अलावा एक और स्लगिश मूवमेंट, कि बच्चे के जो है वो मूवमेंट्स कैसे रहते हैं, यहाँ पे स्लगिश रहते हैं, मतलब जो उसका माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन हम कैसे कहते हैं कि कोई भी बच्चा प्रॉपर जो है सीखता है, उसकी जो सीखने की जो क्षमता होती है ना, उसको हम माइलस्टोन कहते हैं। जैसे कि 6 महीने 7 महीने का बच्चा जो है वो थोड़ा सा बैठना सीख जाता है, 1 साल का बच्चा जो होता है वो घुटनों के बल चलना सीख जाता है, ठीक है ना। तो ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्या, माइलस्टोन, या हम क्या बोलेंगे इसके स्लगिश मूवमेंट। तो ये सब थोड़ा सा उसका डिले रहेगा। जैसे 1 साल का बच्चा है वो उठना ही नहीं सीख पाएगा, वो पड़ा रहेगा बिस्तर के अंदर, या 2 साल का बच्चा है ना, तो उसके मूवमेंट स्लगिश टाइप करेंगे, यदि हम उसको बुला रहे हैं, देख रहे हैं तो वो देख ही नहीं रहा, हम आवाज लगा रहे हैं। जैसे यदि 2-3 महीने का भी बच्चा होता है तो कहीं से कोई वॉइस आ रही तो वहां देखने लगता है ना। तो ये जो सब मूवमेंट्स रहेंगे, ये सब मूवमेंट्स कैसे रहेंगे, डिले रहेंगे, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लगिश मूवमेंट्स। तो ये जो 3 सिम्टम्स हैं, ये 3 सिम्टम्स हमें अलग से लिखना है क्रिटिनिज्म के लिए, ठीक है। क्रिटिनिज्म
में हमें 3 नए सिम्टम्स और प्लस ये वाले सिम्टम्स, है ना, कि स्वेलिंग ऑन फेस। अब बच्चे के जो है फेस पर भी स्वेलिंग रहेगी, नॉन पिटिंग टाइप का एडिमा रहेगा। तो ये सब सिम्टम्स हमें किस में देखने को मिल रहा है? क्रिटिनिज्म में। प्लस हमें ये भी जोड़ लेना है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, समझ में आया हाइपोथायरॉयडिज्म? नीचे का स्क्रीन नहीं नजर आ रहा। स्लगिश मूवमेंट्स, नीचे लिखा हुआ है स्लगिश मूवमेंट, अब दिख रहा है? यस सर। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ें। ये 10 किलो कर दी तुम्हारी डब्बा में 10 किलो ही आती है। चलिए, तो ये तो रहा हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों ही कंडीशन हमने देख ली। और दोनों ही कंडीशन में हमने दो चीजें देखी, दो डिजीज देखी, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद करने में भी आसानी रहेगी कि दोनों में दो कंडीशन है। अब बात करें एक और नई चीज की, जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। अब ग्वाइटर क्या है? नेक्स्ट, ग्वाइटर का मतलब क्या होता है? एक और जो है अप्लाइड होती है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, या घेंगा रोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं घेंगा रोग। ग्वाइटर में होता क्या है? enlargement of thyroid gland, enlargement of thyroid gland, मतलब थायराइड ग्लैंड का यदि क्या हो जाए, साइज बढ़ जाए, थायराइड ग्लैंड अपने नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाए, तब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड। और ये जो enlargement of thyroid gland है, ये दोनों में दिखाई दे सकता है। दोनों में मतलब यदि हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है किसी को, हाइपरथायरॉयडिज्म यदि किसी को होगा या हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, दोनों कंडीशन में या तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो, इन दोनों कंडीशन में ग्वाइटर हो सकता है, ठीक है ना। तब इसे हम क्या बोलेंगे? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड या फिर ग्वाइटर। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण यदि ग्वाइटर हो रहा है, तब जो हाइपरथायरॉयडिज्म के जो सिम्टम्स थे वो आ जाएंगे। और यदि हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण ग्वाइटर हो रहा है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के जो सिम्टम्स थे वो देखने को मिलेंगे। मतलब ग्वाइटर में स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स नहीं है। ग्वाइटर में हमें ये देखना पड़ता है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ क्यों रही है, सिक्रीशंस कम होने के कारण जो है ये जो बढ़ क्यों रही है, सिक्रीशंस कम होने के कारण बढ़ रही है या फिर सिक्रीशंस ज्यादा होने के कारण बढ़ रही है। तो ये हम देखेंगे और उसी के अनुसार फिर उसके सिम्टम्स आने लगेंगे, ठीक है ना। मतलब यदि सिक्रीशंस बढ़ जाएंगे तब हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स आएंगे, यदि सिक्रीशंस कम हो जाएंगे तब हाइपोथायरॉयडिज्म के जो है वो आएंगे सिम्टम्स। तो सिंपल है, ग्वाइटर में तो इतना कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है ना। तो ग्वाइटर का मतलब क्या होता है? एनलार्जमेंट हो जाना, थायराइड ग्लैंड अपने साइज में। ग्वाइटर की स्पेलिंग सर एक बार लिख देते, डिक्शनरी है ग्वाइटर। एक चीज और है ना, ग्वाइटर की स्पेलिंग देखो, या तो आप लिख सकते हो GOITER, ग्वाइटर, ये भी सही है। बक्सा खाली करके देते ना। और यदि आप ग्वाइटर की स्पेलिंग लिखो GOITERE, सब लूज है, ये भी सही है, ठीक है ना। किसी बुक में आपको TER दिखेगा, कहीं आपको TRE भी दिखेगा, ठीक है ना। तो ये भी सही है, और ये भी सही है। ग्वाइटर कोई भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक, ग्वाइटर। तो सफिशिएंट है आज के लिए। तो ये रही हमारी अप्लाइड एनाटमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड। कल अपन देखेंगे पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। सफिशिएंट है आज के लिए। थैंक यू सर। चलिए मिलते हैं फिर कल, पैराथायराइड ग्लैंड और देख लेंगे, है ना। चलो सर, छुट्टी तो नहीं मनाएंगे जन्माष्टमी की? अरे हाँ, कल तो जन्माष्टमी है, कल तो पूजन वगैरह होगी, भूल गए थे, है ना। तो कल तो छुट्टी रहेगी, परसों अपन देखेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। आप लोग बिजी रहते ही होंगे क्योंकि जन्माष्टमी है, हम तो ठीक है, आप लोग भी तो बिजी रहते ही होंगे ना जी, पूजन वगैरह करके। बता दीजिए जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं, मिलते हैं फिर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी जन्माष्टमी की। चलिए, ओके, थैंक यू आपको भी सर। ओके, गुड नाइट साहब। गुड नाइट सर। गुप्ता जी